बोल रहे थे कि मेरे पास 64 ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं 1 2 3 और सभी ड्रॉप्स को मिला दिए तो एक बड़ा सा ड्रॉप बन गया। इस बड़े से ड्रॉप का कुछ रेडियस भी होगा, बड़ा सा ड्रॉप का कुछ चार्ज भी होगा और बड़े से ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा। तो कहता है कि अगर सभी ड्रॉप्स को अगर मिला दें, बड़ा सा ड्रॉप बना दें, तो टोटल चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ये हमको पहले ही पता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में मैंने बताया भी था। इसका रेडियस क्या होगा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा बड़ा सा ड्रॉप का। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर लगाएंगे, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को अगर हम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा कि टोटल चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप, टोटल चार्ज ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी 64 इंटू क्यू। ये मिलेगा क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 64 तक जाएंगे तो टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा 64 इंटू क्यू, बिकॉज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, सॉरी स्केलर एडिशन करते हैं। तो ये टोटल चार्ज हमको पता चल गया। सेकेंड हम क्या निकालना चाहते हैं, रेडियस, कि बड़ा सा ड्रॉप का रेडियस क्या है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है सबका वॉल्यूम को मिला दें तो एक बड़ा सा ड्रॉप बना, उसका वॉल्यूम और ये छोटे से ड्रॉप का वॉल्यूम 64 ड्रॉप्स का इक्वल होगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन अगर लगाया जाए तो बड़े से ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल है ड्रॉप, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा सा ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यू। दिस इक्वल टू कितने ड्रॉप्स है यहाँ पे 64, तो 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू, ये होगा। ये 4 पाई ये सब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, आर क्यू इज इक्वल टू 64 इंटू स्मॉल आर क्यू, स्मॉल आर क्यू। तो यहाँ से आर का वैल्यू आएगा 64 टू द पावर 1/3 और आर टू द पावर आर क्यू का वैल्यू भी हो जाएगा यहाँ पे 1/3। तो आर 64 का पता है, ये 4 के पावर क्या हो सकता है 3, तो 1/3 R3 1/3। सो दिस वैल्यू विल बी कैंसिल, 3 कैंसिल 3 कैंसिल। सो रेडियस कितना मिला 4 इंटू आर, ये रेडियस मिल गया। बड़ा सा ड्रॉप का रेडियस निकल गया, बड़ा सा ड्रॉप का चार्ज भी पता चल गया। तो अब निकालना क्या रह गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने फॉर्मूला बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर निकाला जाए बड़ा सा ड्रॉप का सिग्मा डैश, तो फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सो सिग्मा डैश कैन बी रिटन एज क्यू, क्यू का वैल्यू बताओ क्या आया है 64 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल कैपिटल आर का वैल्यू क्या आया है 4R, तो 4R होल स्क्वायर। सो वैल्यू विल बी सिग्मा डैश इज इक्वल टू हाउ मच 64Q अपॉन 4 पाई इंटू 16R स्क्वायर इंटू 16R स्क्वायर। तो 16 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 से चला जाएगा 4Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ पे 4 टाइम्स ये आया, और ये है क्या, स्मॉल ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल ड्रॉप का क्या होगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। तो बड़ा सा बिगर ड्रॉप का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आया वो स्मॉल ड्रॉप के सरफेस चार्ज डेंसिटी के कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स। एंड दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम। सिग्मा डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो छोटा सा ड्रॉप का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसका 4 टाइम्स होगा बड़े से ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है ये? तो इस प्रोसेस में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से जो डायरेक्ट इसको अप्लाई करें। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो इतना समय मिलेगा नहीं, तो उसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला बताते हैं, उसको बोलते हैं रेडीमेड फॉर्मूला।
जनरली नीट के बच्चों के लिए इसको अप्लाई करेंगे। इसको डायरेक्ट क्या होता है, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू n टाइम्स Q। जितने नंबर ऑफ ड्रॉप दिए रहेंगे उसको कहेंगे n, नंबर ऑफ ड्रॉप्स n को कहते हैं। और स्मॉल ड्रॉप का चार्ज कितना है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला निकल गया चार्ज के लिए डायरेक्ट। अगर रेडियस का फॉर्मूला देखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, n टू द पावर 1/3 स्मॉल r। n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। कितने नंबर ऑफ ड्रॉप दिया हुआ है, 64, तो 64 लगा दो, उसका क्यू रूट निकालो तो कितना आएगा, 4। और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सिग्मा डैश का वैल्यू भी कितना आएगा, n टू द पावर 1/3 सिग्मा। ये डायरेक्ट लगा सकते हो। यहाँ पे n है क्या, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। जनरली एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये जो नंबर है ड्रॉप्स का, वो क्यू रूट जिसका इजी वे में निकलता है वैसे संख्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। जैसे क्या क्या दे सकता है, अगर हम 8 दें n का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसका क्यू रूट कितना निकल जाएगा, 2। अगर n का वैल्यू 64 दें तो इसका क्यू रूट कितना निकलेगा, 4। अगर n का वैल्यू अगर कितना दिया जाए 125, तो 5 × 5 × 5 कितना होगा, इसका क्यू रूट कितना आएगा, 5। तो वैसे संख्या के यूज़ किया जाता है एग्जाम में जिसका क्यू रूट इजी वे से निकल सकता है। फिर n का वैल्यू दे सकता है 216, इसका क्यू रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, तो वैसे संख्या को एग्जाम में दिया जाएगा, या तो 8 ड्रॉप दिया जाएगा, या तो 64 दिया जाएगा, या 125 दिया जाएगा, या 216, उस तरह से दिया है ताकि उसका इजी वे से उसका हम क्यू रूट निकाल सकें। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी पे एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप घर में बैठ के उसको बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 2 स्फीयर है, कोई भी 2 स्फीयर है जिसका रेडियस हो सकता है r1 हो, और इसका रेडियस कितना ले लिया, दोनों का चार्ज क्या दिया हुआ है, सेम। दोनों का चार्ज क्या दिया हुआ है, सेम। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ρ1, इसका दिया हुआ है ρ2, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है σ1 और ये σ2। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो क्लास हुआ था प्रीवियस क्लास, उसको एक बार जरूर देख लें वीडियो का, ताकि ये सब समझ में आए, फॉर्मूला कैसे बताए थे उसमें। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे निकालना है, टू फाइंड σ1 σ2, ये निकालना है, σ1 σ2, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो को फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है 2 चार्जेस दोनों स्फीयर पे सेम है, और क्या गिवन है कि ρ1 और ρ2 का जो रेशियो है ये 8:64 है। अगर ये रेशियो गिवन है तो ये रेशियो तुमको फाइंड आउट करना है, नहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो तुमको फाइंड आउट करके दिखाना है। इसको बनाएंगे घर में, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है और ρ1 और ρ2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो ρ1 का फार्मूला पता है हमको घर में, एक बार ज़रूर देख लें, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³ होता है, और सिग्मा का वैल्यू होता है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। इसको ट्राई करेंगे घर में। σ1 σ2 फाइंड आउट करना है। पहले ρ1 और ρ2 ये दे दिया गया है, इसमें वैल्यू पुट करके इसमें रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इस वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, ये होमवर्क रहा, घर में बैठ के इसको ट्राई करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो थोड़ा टफेस्ट हो। ठीक है,
तो कंडक्शन मेथड में देखते हैं। तो कंडक्शन मेथड का हम लोग थ्योरी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें दो कंडक्टिंग बॉडी का यूज़ किया जाता है और दोनों कंडक्टिंग बॉडी में एक कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज देंगे, दूसरे पे क्या होगा, अनचार्ज रहेगा। दोनों को क्या करेंगे, टच करेंगे, फिजिकली कांटेक्ट कर देंगे। कांटेक्ट करने पे अगर इसमें प्लस चार्ज है तो इसमें भी कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो दोनों में सेम नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। दोनों एक ऐसा बॉडी होना चाहिए, कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए। तो कंडक्शन मेथड में हमने बताया था कि जितना भी चार्ज अगर इसमें है वो 100% चार्ज को ये शेयर नहीं कर पाता है, यानी 100% चार्ज इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक एक्सेप्शन केस मैंने बताया था जहाँ 100% चार्ज क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज डेवलप होगा। इसे हम बोलते हैं कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि दो केस लेते हैं। अगर दोनों बॉडी अगर आइडेंटिकल शेप में नहीं हो, दोनों डिफरेंट हो, शेप एंड साइज में दोनों का अगर डिफरेंट है, शेप एंड साइज अगर दोनों का क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तब क्या होगा। और अगर शेप एंड साइज एंड मटेरियल आल्सो, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, मटेरियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या होगा। अगर डिफरेंट होगा तब क्या होगा। मान लें कि दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, एक को कहते हैं चार्ज और दूसरे को क्या बोलते हैं, अनचार्ज। ये अनचार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस चार्ज बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट में ला देते हैं। जैसे ये कांटेक्ट में आता है और इसके बाद दोनों को अगर सेपरेट करेंगे तो इसमें भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसमें भी चार्ज डेवलप होगा। अगर इस प्लस है तो इसमें भी क्या होगा, प्लस। इससे माइनस है तो इसमें भी क्या होगा, माइनस। दोनों में सेम नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। अब करते क्या है कि ये दोनों में रिलेशन क्या है कि Q1 का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है किससे, Q2 से। यानी ये चार्ज जो शेयर करता है 100% चार्ज नहीं शेयर करता है, कुछ पोर्शन जो है इसमें चला जाता है चार्ज, सेम नेचर का चार्ज इसमें हो जाएगा। बट इन दिस केस अगर सेम बॉडी रहता है, दोनों का अगर आइडेंटिकल नेचर का है, दोनों का शेप एंड साइज अगर इक्वल है, दोनों का मटेरियल अगर इक्वल है, देन व्हाट विल हैपन। देखेंगे यहाँ पे ये दो बॉडी है जो आइडेंटिकल शेप में है, आइडेंटिकल साइज का है, उसका शेप भी सेम है और हाँ इसका मटेरियल भी सेम है। मान लें कि इसमें चार्ज कितना दे दिए, Q, और ये क्या है, अनचार्ज। अब दोनों को यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में ला देते हैं। जैसे ही इसको टच करेंगे तो इस बॉडी में भी, अनचार्ज बॉडी में भी क्या हो जाएगा, चार्ज। जब चार्ज होगा फिर इसको सेपरेट करेंगे तो दोनों पे चार्ज आएगा, Q1 और Q2। अगर ये मटेरियल सेम है तो दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज शेयर हो जाता है। अगर ये 10 कूलम का है तो इसमें चला जाएगा 5, इसमें भी रह जाएगा 5। इक्वल अमाउंट में वो डिवाइड हो जाता है चार्ज। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू Q2। दोनों का वैल्यू कितना आएगा कि जो इनिशियल चार्ज था बॉडी पे उसका सम कर देंगे, Q1 प्लस 0। देखो तो Q है Q प्लस 0, नॉट Q1, Q प्लस 0। इनिशियल चार्ज कितना था, Q, कितना चार्ज लेके आया था Q, इसमें चार्ज कितना है, 0। दोनों के ऐड करके नंबर ऑफ बॉडी के साथ, कितने नंबर ऑफ बॉडी है, 2, तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू विल बी Q/2। बताओ ये कितना चार्ज लेके आया था, Q। अब दोनों पे चार्ज कितना हो गया, Q/2, Q/2, यानी सेम चार्ज दोनों में, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो नीट लेवल का है, एडवांस लेवल क्वेश्चन रहता है, क्या है उसमें देखेंगे। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो आइडेंटिकल बॉडी के लिए ही पूछा जाता है। हाँ, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट बताते हैं फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल बॉडीज के लिए एक कॉन्सेप्ट बताएं, जनरल एक फॉर्मूला बताते हैं, इस फॉर्मूला को जरूर लिख लेंगे। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के लिए भी और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी। इन जनरल चार्ज ऑन ईच बॉडी, 2 बॉडी या 3 बॉडी, जितनी बॉडी लाए आइडेंटिकल होनी चाहिए।
चार्ज ऑन ईच बॉडी इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल चार्ज, सम ऑफ चार्ज, सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे प्रॉब्लम बनाते समय। सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड। अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्शन मेथड की, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड पे प्रॉब्लम हम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लें कि 3 आइडेंटिकल बॉडी है, 3 आइडेंटिकल बॉडी है। एक पे ले लिए -1 माइक्रोकूलम चार्ज, एक में ले लिए 2 माइक्रोकूलम चार्ज, एक में ले लिए 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ए बी सी ये आइडेंटिकल है। कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, चलो ये आइडेंटिकल है। अब क्या करते हैं कि तीनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं, तीनों को कांटेक्ट में ला दिए, ए बी और सी। कांटेक्ट में लाने के बाद सबको सेपरेट कर दिए, चलो तीनों को क्या कर दिए, फिर सेपरेट कर दिए। सेपरेशन था पहले तीनों में, अब इसको कांटेक्ट में ला दिए। कांटेक्ट में लाएंगे तभी कंडक्शन होगा। अब कांटेक्ट में लाने के बाद तीनों को प्यार क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब कहता है कि तीनों पे कितना चार्ज डेवलप हो गया होगा, तो ए है, ये बी है और ये सी है। सो चार्ज ऑन ईच बॉडी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी। तीनों पे सेम चार्ज होगा, मैंने बताया तीनों पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर भी सेम होगा और अमाउंट भी क्या होगा, सेम होगा। क्या करते हैं, सम ऑफ द चार्जेस, जितना चार्जेस है सबको सम कर देते हैं। तो क्या होगा, -1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। कितने नंबर ऑफ बॉडीज है, 1 2 and 3। सो वैल्यू विल बी 5 - 1 4/3 माइक्रोकूलम। दिस इज योर आंसर। So after separation, charge on each body will be 4/3 माइक्रोकूलम। A पर भी इतना ही होगा, B पर भी इतना ही होगा और C पर भी इतना ही होगा। ये किसी कितनी बॉडी के लिए, N बॉडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं कि नीट का क्वेश्चन, जे मेंस और बोर्ड का भी क्वेश्चन है। ये NCERT का 1.13 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NCERT में जाओगे तो वहाँ भी इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है 1.13 और ये ऑल इंडिया CBSE बोर्ड में भी पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन को 2011 में भी, और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखें क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है कि 2 चार्ज बॉडी है मेरे पास, एक में दिया हुआ है 4Q और दूसरे में दिया हुआ है -10Q। दोनों ही आइडेंटिकल बॉडी है, इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B। कहता है कि एक अनचार्ज बॉडी मेरे पास है जिसका नाम क्या है C, जो अनचार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी। अब कहता क्या है कि इस अनचार्ज बॉडी को पहले A के साथ हम कांटेक्ट में लाते हैं। A के कांटेक्ट में आने के बाद फिर यहाँ से इसको सेपरेट करके फिर C को हम किसके साथ कांटेक्ट में लाते हैं, B के साथ। और B के साथ कांटेक्ट में आने के बाद फिर यहाँ दोनों को सेपरेट करने के बाद A और B को फिर आपस में क्या कर देते हैं, कांटेक्ट। और कांटेक्ट के बाद फिर सेपरेट करेंगे तो बताओ कि A और B पे अब फाइनल चार्ज कितना हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया 2011 में है। NCERT में भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है 1.13 जो कूलम्स फोर्स के लिए बात होती है वहाँ पे। तो पहले चार्ज निकालोगे तभी वहाँ कूलम्स फोर्स तुम निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलें। स्टेप 1 कहता है कि C को कांटेक्ट में लाते हैं पहले A में,
तो ए कांटेक्ट विथ सी, ए और सी को आपस में कांटेक्ट में ला दिए। ए का चार्ज है 4q और बी का चार्ज सी का चार्ज क्या है अभी 0। कांटेक्ट में लाने के बाद फिर दोनों को क्या कर दें, सेपरेट। चलो सेपरेट भी कर दिए, ये ए हो गया, ये सी हो गया। सेपरेट करने के बाद दोनों में चार्जेज आएगा। तो चार्जेस के लिए क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि QA इज इक्वल टू QC, दोनों पे चार्ज सेम आएगा। कितना चार्ज आएगा, सम ऑफ द चार्जेज। कितना चार्ज है 4q प्लस 0, इसमें 4q है, इसमें चार्ज कितना है 0। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बॉडीज से, नंबर ऑफ बॉडीज कितने हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए। सो चार्ज विल बी 2q, इसमें भी 2q चार्ज आ जाएगा, इसमें भी 2q चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में कहता है कि अब C को जो हम A के साथ पहले कांटेक्ट में लाए हैं, अब उसको B के साथ कांटेक्ट में लगेंगे। तो अभी इसमें चार्ज कितना आ गया 2q। अब ये B के साथ कांटेक्ट में आता है। चलो B को हम करते हैं कांटेक्ट C के साथ, तो ये हो गया B और ये क्या हो गया C। B पे चार्ज बताओ कितना है -10q और C पे चार्ज अब कितना हो गया 2q। अब दोनों को फिर सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद देखेंगे कि ये दोनों में चार्जेस शेयर हो गया, कंडक्शन प्रोसेस से शेयर हुआ। तो बताओ अब B पे और इस C पे अब कितना चार्ज हुआ होगा। तो कैसे निकालेंगे, चलो इसका चार्ज निकाल लें। QB इज इक्वल टू QC, इसको C डैश कर देते हैं, यहाँ पे C लिए है ना, इसको बोल दें QC डैश, इसको बोल देते हैं QB। तो QC डैश का वैल्यू बताओ कितना होगा। ये दोनों पे चार्ज कितना होगा, दोनों का चार्ज यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द चार्जेस -10q प्लस 2q डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। नंबर ऑफ बॉडीज कितने हैं 2, तो कितना हो गया ये 8 -8 और डिवाइड बाय 2 -4q, यानी इसमें भी चार्ज हो जाएगा -4q, इसमें भी चार्ज आ जाएगा -4q। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, थर्ड स्टेप में कह रहा है, स्टेप थर्ड में कि A और B को अब कांटेक्ट में ला दो। किसको, A को और B को। तो A यहाँ पे है और A B है। अब A और B को अगर कांटेक्ट में लाते हैं तो बताओ अब A में कितना चार्ज है 2q और B में फाइनली कितना चार्ज आ गया -4q। और फिर दोनों को अब सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करने के बाद फिर दोनों में चार्जेज आएंगे, ये हुआ A और ये क्या हुआ B। तो A पे बताओ अब चार्ज कितना होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, देयरफॉर फाइनल चार्ज ऑन A and B will be what, QA डैश कर देते हैं इसको और QB इसको बोलते हैं QB डैश। तो QA डैश और QB डैश कितना होगा, टोटल चार्जेस 2q प्लस -4q अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज, सो -2q अपॉन 2, सो वैल्यू विल बी -q। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी A और B पे अब चार्ज कितना आ गया -q। क्लियर है। तो इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है और ये नीट का और JEE मेंस के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अब जो चलेंगे उसमें चार्ज का थोड़ा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है आगे। अब हम बात करते हैं कंडक्शन का ही और एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कंडक्शन मेथड का ये कॉन्सेप्ट है। कहता है कि अगर दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो ये 100% चार्ज को इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, कुछ चार्जेस शेयर होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। क्या है ये एक्सेप्शन, कि 100% चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड,
इन कंडक्शन मेथड कब होता है, थोड़ा ध्यान देंगे कि ये है चार्ज तुम्हारा, मान लेते एक चार्ज बॉडी है, ये बताए भी थे, थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग कर देते हैं इसको। ये चार्ज है और इस चार्ज को एक कंडक्टिंग सेल के अंदर में, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर में अगर हम ले आए, यहाँ पे ले आए, अभी ये अनचार्ज था और इस चार्ज को इसके अंदर में इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो चार्ज है Q, अभी यहाँ पे चार्ज क्या है, 0, यहाँ पे चार्ज क्या है, 0। तो जब इसके अंदर लाते हैं तो यहाँ कहता है कि इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है, ये कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे चार्ज डेवलप होता है। ये मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज में कि चार्ज जो होता है जितने भी कंडक्टिंग बॉडी होते हैं उसके सरफेस पे जाके रिसाइड होते हैं, उसके सरफेस पे जाके जमा होते हैं। कैसे होते हैं, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जैसे इसका कुछ पास पोटेंशियल है V1, इसका मान लेते हैं कुछ पोटेंशियल, इसमें सपोज कुछ चार्ज ले लिया Q, चलो इसका पोटेंशियल है V2। जैसे इसके अंदर ये आता है V1 तो ये V2 का यहाँ एडिशन हो जाता है, तो यहाँ पोटेंशियल इसका बढ़ जाता है और ये पोटेंशियल कम हो जाता है। तो ये बताए थे हमने ये कंडक्शन मेथड में, वहाँ पे जाके एक वीडियो को देख लेंगे कि ये जो ये हाई पोटेंशियल पे मेंटेन हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल पे। अगर ये दोनों को अगर वायर से अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये एक मीडियम बन जाएगा, उसको ट्रांसफ़र होने के लिए, चार्ज को ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम का काम करेगा। तो ये 100% चार्ज जो है, अब ये Q जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा हायर पोटेंशियल से कहाँ पे, लोअर पोटेंशियल पे, और टोटल चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, सरफेस पे। ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे कंडक्शन हुआ, तो कंडक्शन में 100% चार्ज जो है बाहर में चला गया। तो बाहर में बताओ कितना अब चार्ज हुआ, Q प्लस स्मॉल q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस स्मॉल q। इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। जहाँ पे 100% चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है और एक बड़ा सा स्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ r, इसका रेडियस दिया हुआ है 2r, इसमें चार्ज दिया हुआ है 2q, इसमें चार्ज दिया हुआ है 7q। कहता है कि यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर से दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये ओपन है, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे देन व्हाट विल हैपन। अब ये स्फेरिकल है, कंडक्टिंग बॉडी है, ये भी कंडक्टिंग बॉडी, इसके अंदर है ये होलो है, ये कंडक्टिंग सेल। तो अब ये चार्ज जो है 100% कहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाहर में। तो इसका फाइनल पिक्चर क्या बनेगा, सो ये A है और ये क्या है, B। सो आफ्टर कनेक्शन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन A एंड B। तो A पे चार्ज अब क्या रहा, B पे चार्ज क्या रहा, जब इसको दोनों को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। अब 100% चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये हायर टू लोअर होगा तो बताओ Q A पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0, और Q B पे चार्ज कितना हो जाएगा, अब 2Q प्लस 7Q, तो आएगा 9Q। एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 100% चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। अच्छा, एक छोटा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं। दो चार्ज है, एक है Q1 और एक Q2, दो सेल है A एंड B, इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। अब बोल रहा है कि कितना चार्ज A से B में फ्लो किया, A से B में कितना चार्ज ट्रांसफर्ड हुआ। तो हाउ मच चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम ए सेल A टू सेल B। चार ऑप्शन दिया हुआ है, A Q1 माइनस Q2, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 एंड D में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। अब चेक करना है कि विच वन इज करेक्ट। कितना चार्ज इससे फ्लो किया, सेल A से सेल B में चार्ज कितना फ्लो किया। तो चार्ज कितना फ्लो किया, ओनली Q1 फ्लो किया ना, तो Q1 का यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आंसर क्या होगा, नन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, ओनली Q1 यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर्ड हो गया। तो फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है। ये डिफरेंसेस है, ये है सम ऑफ टू चार्जेज बाय 2, ये सम ऑफ चार्ज, ये है नन। तो आंसर विल बी नन, क्योंकि चार्ज आंसर क्या आएगा तब, कितना चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो 100% चार्ज ट्रांसफर्ड होता है A से कहाँ पे, B में। तो कितना परसेंट, कितना आया चार्ज, कितना चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया, Q1। सो आंसर विल बी Q1। तो Q1 का ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर क्या लिखेंगे,
नन। क्लियर है? और एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। एक बड़ा सा स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग सेल, इसको सी बोलेंगे, और दो छोटे छोटे स्फीयर इसके अंदर में है, ए एंड बी। इस पे चार्ज कितना है Q1, इस पे चार्ज कितना है Q2, और ये स्फेरिकल सेल है बड़ा सा, ए और बी चार्ज इसके अंदर में। ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। इस पे चार्ज कितना दिया हुआ, बड़ा सा सेल में चार्ज कितना है Q। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द चार्ज ऑन ए बी एंड सी आफ्टर कनेक्शन। सबको कनेक्ट जब कर देंगे, सबको जब कनेक्ट कर देंगे वायर से, तो कितना चार्ज ए पे, बी पे और सी पे होगा। अब बताओ, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, अंदर में हॉलो है ये। क्लियर है? आंसर विल भी 4-5 ऑप्शन दिया हुआ था कितना चार्ज होगा, है ना। किसी में क्या, एक ऑप्शन दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, बी में है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और सी में है Q। थर्ड बी में ऑप्शन दिया हुआ है 0 0 और Q प्लस Q1 प्लस Q2। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q अपॉन 3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q अपॉन 3 एंड Q1 प्लस Q2 प्लस Q अपॉन 3, एंड डी में सपोज ले लेते हैं नन। विच वन इज करेक्ट? आफ्टर कनेक्शन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ए बी एंड सी। फिर से वही उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कि अंदर में कोई चार्ज मौजूद नहीं रहता है, कनेक्शन करने के बाद 100% चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे मेंटेन होता है और ये लोअर पोटेंशियल पे। तो चार्ज 100% यहाँ से क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र होगा तो आफ्टर कनेक्शन व्हाट विल बी द चार्ज, फाइनल चार्ज बताओ कितना होगा, फाइनल चार्ज बताओ कितना होगा। ए पे Q ए पे 0 हो जाएगा, Q बी पे क्या होगा 0, और Q सी पे कितना चार्ज आएगा बताओ। इसमें ऑलरेडी पहले कितना चार्ज था Q, बाद में कितना चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो फर्स्ट में ए पे चार्ज कितना है 0, बी पे चार्ज कितना है 0, और सी पे चार्ज कितना हो गया, तीनों के एडिशन होगा, तो आंसर होगा 0 0 और ये टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है सबसे। क्लियर है ये ना? ये था तुम्हारा कंडक्शन पे। अब हम चलते हैं इंडक्शन पे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडक्शन। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बताएंगे जो नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसके कॉन्सेप्ट को हल्का सा समझ लें पहले, क्या क्या इसमें फॉर्मूला हम लोग बताए थे। ये एक चार्ज रॉड था और ये एक अनचार्ज बॉडी है बी, इसमें टच नहीं करते, इसके नज़दीक में ला के रखेंगे चार्ज को, इसमें टच नहीं, ये अभी न्यूट्रल बॉडी है। तो प्रोसेस में मैंने बताया था कि अगर ये से प्लस लाते हैं तो इसमें कैसा होगा चार्ज माइनस, और अगर इसमें माइनस चार्ज है तो इसमें कैसा चार्ज होगा प्लस, यानी अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन अनचार्ज्ड बॉडी। तो इस बॉडी में अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। चलो इसमें चार्ज हम कितना ले लिए क्यों, इसी चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज
और इसमें जब चार्ज डेवलप हो जाता है, इसके आने से प्लस आए तो माइनस होगा, तो इसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, और इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। ये इंड्यूस चार्ज होता है, ये इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। What will be the relation between them, Q and Q dash? So Q dash will be minus Q 1 minus 1 by epsilon r, ये बताए थे हमने। ये Q है और ये Q dash Q, इसे बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये जो है मटेरियल, इसका मटेरियल जो अनचार्ज बॉडी का जो मटेरियल था उसका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वैरी करता है मटेरियल टू मटेरियल, ये वैरी करता है। जैसे ये वाटर के लिए मैंने बताया था कि इसमें 80 होगा, अगर ये मेटल का बना हुआ है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सारे बात हम डिस्कस किए हैं इंडक्शन मेथड में, एक बार जाके देख लेंगे वीडियो को। तो यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि अगर ये बॉडी क्या रहे, एयर, अगर ये हवा बन जाए तो हवा बनेगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या बताए थे 1, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर 1 पुट किया जाए इसमें तो बताओ क्यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। अगर ये एयर मीडियम रहता है, यहाँ कोई भी मीडियम नहीं है, एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम में कोई भी इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज डेवलप नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्यू डैश इक्वल टू क्या मिला 0। बट अगर ये मेटल का बना हो तो मेटल के लिए मैंने क्या बताया था इनफाइनाइट, मेटल के लिए क्या बताया था इनफाइनाइट। अगर ये मेटल का बना हुआ है, इन कंडक्टिंग मटेरियल का, तो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा तो इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इनफाइनाइट का 1/∞ क्या होता है 0, तो ये क्या मिलेगा, सो क्यू डैश का वैल्यू मिलेगा -q। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है जो अनचार्ज है, अगर इसको चार्ज करना चाहें किसी भी चार्ज बॉडी से, तो इसमें उतनी ही चार्ज डेवलप होगा जितना चार्ज इसमें है। अगर इसमें लाते हैं अगर 10 कूलम तो इसमें कितना चार्ज डेवलप होगा -10 कूलम। अगर इसमें लाते हैं 5 कूलम तो इसमें कितना डेवलप होगा -5 कूलम। अगर ये लाते हैं -10 कूलम तो इसमें क्या डेवलप होगा प्लस कूलम। अगर ये -5 कूलम लाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा +5 कूलम। अमाउंट विल बी सेम बट नेचर विल बी डिफरेंट। दोनों का चार्ज का नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस प्रोसेस को याद रखेंगे। और एक क्या बात पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, पूछा क्या जाता है कि ये जो इंडक्शन मेथड से जो चार्ज डेवलप हुआ वह किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये चार्ज किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इंड्यूस चार्ज। तो क्या किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके मटेरियल पे, इसका मटेरियल कैसा है, और क्या डिपेंड करता है ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना है। जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना ही इंडक्शन जो है कम होगा, इसीलिए इसको वैसे जगह पे रखा जाता है ताकि इसमें इंडक्शन बढ़िया से हो पाए। तो इस सेपरेशन पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का जो मीडियम है, इस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हवा है कि पानी है, क्या है, इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन पे डिपेंड किया, इसके मटेरियल पे डिपेंड किया, और दोनों के बीच का जो मीडियम है उस मीडियम के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। कौन, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज जो है इन इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास दो, एक कॉपर का एक एल्युमिनियम का एक सबस्टेंस ले लिए, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही मेटल। एक चार्ज रॉड को हम यहाँ पे ले आए, एक चार्ज रॉड को। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेटल में, दोनों मेटल में कौन सा मेटल में ज़्यादा चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अगर हम इसको नज़दीक लाएं कॉपर और एल्युमिनियम के नज़दीक, तो दोनों में से कौन सा मेटल पे ज़्यादा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नहीं क्या निकालना है क्यू डैश। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में कैसे निकालेंगे, अलग अलग क्या है क्या नहीं। अब ये ध्यान रखना, थोड़ा केमिस्ट्री आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉपर है ये एल्युमिनियम है, दोनों ही मेटल है। मेटल को ही बोलते हैं कंडक्टिंग बॉडी, तो ये दोनों ही कंडक्टर है ना। तो जब कंडक्टिंग बॉडी होगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। एप्सिलॉन आर विल बी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट होगा तो क्यू डैश का वैल्यू कितना मिलेगा -q। इसका मतलब यह है कि ये भी मेटल है ये भी मेटल है, तो इसमें क्या चार्ज डेवलप होगा क्यू डैश का वैल्यू -q। इसमें भी चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा क्यू डैश का वैल्यू -q। तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है।
इसीलिए ये दिमाग में नहीं रखना है कि कॉपर या एल्युमिनियम है, ये दोनों ही मेटल है। अब मेटल का प्रॉपर्टी होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, इसलिए होगा ये लिखा गया था एक बार, ठीक है। और कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले से हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं, इसमें वो बताए भी थे, एनसीईआरटी वगैरह में सब दिया हुआ था। 3 मेटल है और ए बी सी और तीनों आपस में है, और यहाँ पे एक चार्ज रॉड लेके आते हैं, प्लस माइनस जो भी चार्ज पे और सी पे क्या कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कहाँ डेवलप होगा। तो इसमें क्या बताया था कि तीनों अगर एक कांटेक्ट में तो एक बॉडी बन गया, और तीनों क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। तो बता इसके अंदर प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। जैसे नेगेटिव को लाओगे तो सारा प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अकोमोडेट हो जाता है, और जितने भी इसके अंदर नेगेटिव है सबको रिपेल करके कहाँ पे ले जाएगा, सी पे। बीच में कोई चार्ज, तो बता ए पे कैसा चार्ज हुआ प्लस, बी पे क्या चार्ज हुआ 0, और सी पे क्या चार्ज हुआ माइनस। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब जो बात करेंगे थोड़ा सा इससे हल्का सा टफ है, उसको हम लोग देखेंगे अब स्टेप बाय स्टेप। एक ये बच्चा का ख्वाहिश था कि सर आप कॉन्सेंट्रिक चार्ज पे चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बताइए। तो है थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, जैसे उसमें गॉस थ्योरम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पोटेंशियल के बारे में जानकारी हो, लेकिन यहाँ पे हम इजी करते हैं उसको। अभी थोड़ा सा कुछ इसमें हिंट्स कर दें ताकि कुछ बातें समझ में आए, और बाद में फिर उसको हम अच्छी तरह से फिर तो यहाँ पे उसको बताएंगे इंडक्शन प्रोसेस से कैसे हम उसको कॉन्सेंट्रिक सेल में चार्ज का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले उससे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। शायद उस बच्चे का नाम था रवि कुमार, हमको याद आ रहा है, रवि कुमार। उसने पूछा था कि सर कॉन्सेंट्रिक सेल पे चार्ज कैसे होता है, उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पहले जाने। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला केस में, चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग प्लेट में हम पहले बात करते हैं एक पास। चलो इस कॉन्सेप्ट को पहले बढ़िया कि एक प्लेट है और इस प्लेट पे चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यों हम चाहते हैं कि ये चार्ज इस सरफेस में कितना आएगा और इस सरफेस में कितना आएगा, दोनों पे चार्ज कितना कितना डेवलप होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी थोड़ा सा ये पहले बता दे रहे हैं हम, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम सब जानने के बाद करते तो ज़्यादा बेटर होता, फिर भी हम हल्का सा हिंट्स करते हैं। ये बना हुआ है मेटल का, किसका बना हुआ है, मेटल, यानी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग प्लेट है। अब बता कंडक्टिंग प्लेट का मतलब होता है कि जितने भी चार्जेज होंगे उसके सरफेस में ही होंगे, अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा। चलो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें P, मान लें कि यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, यहाँ पे चार्ज कितना है Q2, Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2, ऐसा बोल दिया ना, Q1 और Q2। अब क्या होगा कि हम चाहते हैं कि Q1 का वैल्यू क्या होगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको समझने के लिए इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लें। अब ये एक प्लेट है जिसमें चार्ज क्या है Q1, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप होता है, ये प्लस है तो इसको रिपेल करेगा इस साइड में, तो ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इस प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अब अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, शून्य, यानी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि E1 का वैल्यू होता है Q1, अभी पहले बता दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़े हैं ठीक है उसको समझ लें, Q1 बाय A एप्सिलॉन नॉट 2, A है इसका एरिया, इसका वैल्यू होता है E2 का वैल्यू Q2 A2A एप्सिलॉन नॉट, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब यहाँ पे पाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, अंदर में कंडक्टिंग बॉडी के मटेरियल के अंदर में चार्ज नहीं होने के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा देन E1 माइनस E2 इक्वल टू आल्सो जीरो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, नेगेटिव में आएगा। फैक्टर एडिशन से पढ़े होंगे। तो E1 का वैल्यू क्या होगा, Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या होगा, Q2 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इधर आ जाएगा Q2 2A एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया तो क्या बना, Q1 इज इक्वल टू Q2। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू क्या मिलेगा, Q के बराबर। ये दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, इसी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या हुआ, Q2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉरी 1 और 2 को अगर हम सॉल्व किया जाए तो पाएंगे क्या कि Q1 का वैल्यू हो जाएगा Q/2 और Q2 का वैल्यू होगा Q/2। इसका मतलब है कि हाफ हाफ चार्ज जो है दोनों साइड में डिवाइड हो जाता है। अगर इसमें लाया है 6 कूलम तो इधर हो जाएगा 3 कूलम, इधर हो जाएगा 3 कूलम। इस कॉन्सेप्ट से हम सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टिंग रॉड है, ये प्लेट है, उसके दोनों सरफेस में इक्वल चार्जेस क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये थोड़ा अर्ली हुआ तो ये सब पढ़ाया हुआ होगा, तुम्हारा गॉस थ्योरम में पढ़ना है आगे जाके, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को खाली यूज़ करना है। दोनों प्लेट पे सेम चार्ज डेवलप होगा। चलो अब हम क्या करें, 2 रॉड लेते हैं, इसको समझे बढ़िया से। 2 रॉड लेते हैं, एक है Q1 और दूसरा क्या है Q2। हम चाहते हैं कि A पे कितना चार्ज होगा, B पे कितना होगा, C पे कितना होगा, D पे क्या होगा, चारों सरफेस में चार्ज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट, देखो कैसे करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर ये Q है, Q1 है, तो दोनों साइड में इक्वल चार्जेस होंगे। तो इसमें चार्ज कितना होगा, Q1/2, इसमें कितना होगा, Q1/2। ये इसके साइड में भी क्या होगा, Q2/2, Q2/2। क्लियर है, ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे ये बताएं पहला कॉन्सेप्ट में। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। अभी मतलब बताया मेटल कैसे, मैंने बताया था कि अगर चार्ज लाते हैं 2 कूलम तो यहाँ पे चार्ज कितना डेवलप हो जाता है, -2 कूलम, अगर मेटल का बना हुआ है तो। अगर ये मटेरियल मेटल का है तो इसे -2 कूलम होगा, ये तो मेटल का ही है, कंडक्टिंग है। तो अब इंडक्शन प्रोसेस होगा, ये चार्ज इसमें चार्ज इंडक्ट करेगा, ये चार्ज इसमें चार्ज को इंड्यूस करेगा। तो ये चार्ज जो, ये दोनों फेस वाला जो है, सामने वाला फेस, ये जो चार्ज है इस पर इंडक्शन हो करेगा। तो इंडक्शन प्रोसेस, इसमें चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा, -Q1/2। तो ये अगर इंडक्शन करेगा इसमें, तो इसमें इंड्यूस चार्ज कितना डेवलप होगा, -Q2/2। क्लियर है, इंडक्शन प्रोसेस से इसमें चार्ज डेवलप हो गया -Q1/2, इसमें हो गया -Q2/2। क्लियर है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। पहले कितना चार्ज है Q1, तो बाद में भी चार्ज कितना होना चाहिए Q1। तो अभी चार्ज तो Q1 है नहीं। देखो इस चार्ज Q1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसे माइनस लिए हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा, +Q2/2। ये दोनों कैंसिल, और दोनों को फिर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा फिर Q1। ये दोनों कैंसिल हो गए। चार्ज को कंजर्व रखना है ना, तो चार्ज कंजर्व रखने के लिए ये अगर माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा Q1। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर भी क्या होगा, अब इसको चार्ज को Q2 रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हमको वैलिड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा +Q1/2। क्लियर। अब बताओ इस पे फाइनल चार्ज अब कितना हो गया, इधर बोलो, Q1 + Q2/2 इस प्लेट पे। इस पे फाइनल चार्ज बताओ कितना हो गया, इस पे Q1 - Q2/2। इस प्लेट पे बताओ कितना चार्ज डेवलप हो गया, इस प्लेट पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। और Q1 - Q2/2 ये चीज़ आएगा। और इस प्लेट पे चार्ज अगर देखा जाए तो फिर क्या मिलेगा, Q1 + Q2/2। समझ में आया। अब देखो क्या मिला, जितना इसमें चार्ज है उसी का नेगेटिव चार्ज इसमें डेवलप है, और बाहर वाला साइड में क्या मिल रहा है कि दोनों पे चार्ज क्या है, सेम। जितना बाहर में है उतना इधर भी बाहर में चार्ज है डेवलप। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ इन जनरल, इसको याद रखेंगे, नीट के बच्चे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं
चाहे यहाँ जितने भी प्लेट्स ले लें, यहाँ तो 2 प्लेट्स की बात हुई ना, जितने भी प्लेट्स ले लें, नंबर ऑफ प्लेट्स अगर पैरेलल है तो बाहर वाले प्लेट में जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस अपॉन सम ऑफ द चार्जेज अपॉन 2। इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे, इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं इस पे। बाहर में जो चार्ज डेवलप होगा वो दोनों सेम होगा, और किसके बराबर होगा? ये दोनों चार्ज का सम करके किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, बस 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। चलो देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद हम कॉन्सेंट्रिक सेल पे चलेंगे और वो लास्ट होगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं इसी पे बेस्ड। प्रॉब्लम क्या है? चलो तुम नंबर ऑफ प्लेट्स ले लो, एक जनरलाइज करते हैं इसको। चलो इसमें ले लिए 2 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, ये 4 माइक्रोकुलम, बहुत सारे प्लेट्स ले लिए। हम चाहते हैं कि इस प्लेट में कितना चार्ज होगा, इस प्लेट में C पे, D पे, E पे और F पे। तो 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस में चार्ज कितने डेवलप होंगे? देखो इसका सबसे सिंपल सा मेथड है, ये दोनों आउटर सरफेस हो गया, तो पहले आउटर सरफेस का चार्ज निकालो। चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, सम ऑफ द चार्जेस 2 + 3 + 4 अपॉन 2 से ही डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ प्लेट्स के ध्यान रखना है, सिर्फ चार्ज का सम कर देना, 2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो कितना हुआ? 5, कितना हो गया? 2, 5, ये 9 अपॉन 2। ठीक है, ऐसा वैल्यू है जैसे कुछ कट जाए। चलो 1 ले लें, 1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लेके चलो, यहाँ इजी होगा। 1 ले लिए तो 1 ये हो गया 8, तो कितना आया? 2 माइक्रोकुलम। क्लियर है? आउटर सरफेस में यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा बताओ बाबू? यहाँ पे होगा 2 माइक्रोकुलम, यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा? 2 माइक्रोकुलम। क्लियर है? कोई भी ले लो। अब बताओ, यहाँ पे तो चार्ज कंजर्व होना चाहिए। पहले चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकुलम, अभी कितना आ गया? 2 माइक्रोकुलम। इसको बैलेंस करना है, तो हमको यहाँ पे कितना चार्ज देना पड़ेगा कि फिर कितना आ जाए? 1 माइक्रो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितना? 2 माइक्रोकुलम है, तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस 1 माइक्रोकुलम। 2 माइक्रोकुलम को -1 माइक्रोकुलम से ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? 1 माइक्रोकुलम। क्लियर है? अब फिर यहाँ पे होगा इंडक्शन, क्या होगा? माइनस है तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? +1 माइक्रोकुलम। इंडक्शन से, दोनों मेटल है ना, तो जितना इसमें माइनस है तो इसमें प्लस होगा, अगर प्लस है तो इसमें क्या होगा? माइनस। अब बताओ 1 माइक्रोकुलम ऑलरेडी आ गया, अब हमको कितना चाहिए? 3 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? +2 माइक्रोकुलम। 2 को 1 से ऐड करो, देखो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकुलम। क्लियर है? अब यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ देखो -2 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे क्या होगा? +2 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे क्या होगा? -2 माइक्रोकुलम। ठीक है? हाँ, कितना आया? -2 माइक्रोकुलम, सॉरी 1 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम एंड 4, 8, 2 माइक्रोकुलम। सॉरी, यहाँ पे आया 3 माइक्रोकुलम हो गया, ये हो गया, तब ये -2 माइक्रोकुलम, -2 और ये +2। चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, क्लियर है? क्या मिस हो रहा है? 2 माइक्रोकुलम -1 माइक्रोकुलम, कितना हो गया? 3 माइक्रोकुलम।
कहीं मिस हो रहा है। चार्ज ऑन द आउटर सरफेस 1 + 3 4 8/2। ओ सॉरी, यहीं पे रॉन्ग हो गया था ना। यहाँ पे डिवाइड करते समय थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड हुआ। यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। फिर से थोड़ा देखेंगे 4, यहाँ पे भी कितना होगा 4, क्लियर है। तो बताओ ये कितना आएगा, यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा -3 माइक्रोकूलम, तब ये हो जाएगा +3 माइक्रोकूलम, क्लियर है। और फिर ये हो जाएगा +3, तो यहाँ पे क्या होगा, तब ये ऑलरेडी 3 हो गया तो यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया 0, यहाँ चार्ज 0 है तो यहाँ भी चार्ज क्या हो गया 0। देखो यहाँ भी चार्ज कितना हो गया, दोनों के ऐड करो फिर कितना मिलेगा आपको। अब क्लियर है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, यहीं पे मिस हो गया था जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो गई। कॉन्सेप्ट है यही, इसी कॉन्सेप्ट पे तुम प्रॉब्लम बनाओगे। एक होमवर्क दे देते हैं, इसको ट्राई करोगे, इसके बाद हम कॉन्सेंट्रिक की बात करेंगे। ये एक प्लेट है, यहाँ भी एक प्लेट है, चलो अब 4 प्लेट ले लें, बहुत सारे प्लेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा दो। ये -1 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोकूलम, और ये हो लिए, चलो इसको ले लें 5 माइक्रोकूलम। अब इसको तुमको बनाना है कि ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, डी पे क्या होगा, ई पे, एफ पे, जी और एच, ठीक है। यहाँ पे देख लिए ए पे कितना आया 4 माइक्रोकूलम, बी में कितना आया -3 माइक्रोकूलम, सी में इंडक्शन प्रोसेस हुआ ना माइनस, इसमें हो गया प्लस। अब +3 माइक्रोकूलम जब आ ही गया तो अब इस प्लेट में कितना होगा 0, कि दोनों के एडिशन कितना आना चाहिए 3 माइक्रोकूलम, फिर ये 0 तो यहाँ भी 0, फिर दोनों के एडिशन करोगे तो कितना आएगा 4 माइक्रोकूलम, क्लियर है। इसी प्रोसेस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी वे में बनेगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो और बनाते चल जाओ, ठीक है। अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए, जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे बच्चे। ऑन कॉन्सेंट्रिक सेल, कॉन्सेंट्रिक सेल पे बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट, इसमें 2 बातें याद रखेंगे कि सेल है क्या। इसी को बोलते हैं होलोस्फीयर भी बोलते हैं, होलोस्फीयर। जनरली हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये हो गया सेल, अंदर में खाली होना चाहिए, यहाँ कोई मटेरियल नहीं है। इसी का अगर एक्चुअल फिगर बनाया जाए तो इसका फिगर ऐसे होता है, तो ध्यान से देखेंगे, हल्का सा थिकनेस है इसके अंदर में, और मटेरियल कहाँ भरा हुआ है, ये R1 हो गया, ये R2, मटेरियल यहाँ भरा हुआ है। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ सेल, स्फेरिकल सेल, इसी को बोलते हैं होलोस्फीयर। तो ये हुआ तुम्हारा एक्चुअल पिक्चर। इसका अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई R2³ माइनस R1³। बड़ा में से छोटा को सेपरेट कर दो, यहाँ पे मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं इनर, इसको बोलते हैं इनर, और इसको क्या बोलते हैं आउटर। तो 2 सरफेसेस है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, बहुत पतला है, थीन है, एक्चुअली इसका पिक्चर ऐसा बनता है। अब इसी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ पे जमा होगा, सिर्फ आउटर सरफेस पे। तो देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम 1 कि एक स्फेरिकल सेल है और उसके सेंटर पे हम चार्ज कितना रख दिया Q। देन व्हाट विल बी द चार्ज इन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। इनर सरफेस पे आउटर सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप करेगा। तो अगर इसका अगर हम पिक्चर बनाया जाए तो ये पिक्चर बनेगा, ऐसा पिक्चर बनेगा, ठीक है। मटेरियल यहाँ पे है, यानी इसमें 2 सरफेस दिख रहा है, ये इनर हो गया, ये आउटर, यानी यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज कितना होगा। कैसे बनाएंगे, देखो होता क्या है, पहले हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, इसके बाद फिर एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पहले बता दे रहे हैं इस चीज़ को, जो बच्चे पढ़ें अच्छी बात है। यहाँ पे हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं P, ये मटेरियल कंडक्टिंग है। कैसा मटेरियल का बना हुआ है, कंडक्टिंग।
और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं होता है। तो कहता है अगर ये पॉइंट P ले लिए तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? जीरो। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये आगे भी बताएंगे जब गॉस थ्योरम मैं पढ़ाऊंगा उसमें। तो यहाँ पे चार्ज, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब बताओ, इसमें दो है, एक इनर और एक आउटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट पॉइंट P। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहनी चाहिए। जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये वैलिड तब होगा जब इसके सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं हो। तो यहाँ पे चार्ज ऑलरेडी कितना है? Q। तो Q है तो या इस इनर सरफेस में कितना चार्ज दे दें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो। गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। अब जीरो कब होगा? जब यहाँ -Q है, एंड दिस विल बी हैपन ओनली व्हेन इनर सरफेस एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। इस सरफेस में कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? माइनस। प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया? जीरो। या इसको ऐसे बोल सकते हैं इंडक्शन हो गया, प्लस है तो इसमें क्या हो गया? माइनस। अब बताओ, ये टोटल लेयर में, इस लेयर में टोटल चार्ज कितना है? अभी जीरो। इस सरफेस में टोटल चार्ज कितना है? जीरो। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आउटर सरफेस एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पे नेट चार्ज फिर क्या हो गया? जीरो। यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इनर सरफेस में -Q, आउटर सरफेस में +Q। क्लियर है ये? तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन स्फेरिकल सेल। अब हम इसको कॉन्सेंट्रिक की बात करेंगे। क्लियर है ये? सेकेंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल सेल है और इसके सेंटर पे चार्ज है +Q और बाहर में दे दिया गया +2Q। क्लियर है? अंदर में चार्ज है +Q और बाहर में चार्ज कितना है? +2Q। देन व्हाट विल बी द चार्ज डेवलप्ड ऑन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। फिर इसको बनाएंगे इस तरह से। बहुत देखो सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट बनेगा, चाहे किसी भी बुक से बनाएं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। बहुत सारे बुक्स हैं, बुक्स को बनाते रहें, कॉन्सेप्ट रहेगा तो सारे बुक से प्रॉब्लम बनेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं है तो कोई बुक से प्रॉब्लम नहीं बन सकता। इसलिए यू हैव टू डेवलप कॉन्सेप्ट फर्स्ट। देखो यहाँ पे ये +Q है और यहाँ पे दिया हुआ है 2Q। बाहर में इस सेल में जो सरफेस है उस सरफेस का टोटल चार्ज कितना दे दिया गया? 2Q। तो बताओ, अगर गॉसियन सरफेस बनाया जाए, गॉसियन सरफेस यहाँ पे, तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? जब यहाँ +Q है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -Q। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये +Q हो तो यहाँ पे क्या होगा? -Q। या इंडक्शन प्रोसेस भी समझ लो, अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी में बताया था कि अगर प्लस लाते हैं तो माइनस डेवलप होगा, माइनस लाते हैं तो प्लस डेवलप होगा, और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। अब बताओ, आउटर सरफेस यानी टोटल चार्ज इसके ऊपर में कितना है? +2Q। मेरे पास इस सेल में कितना चार्ज आ गया? -Q। तो लाना कितना है? 2Q। तो 2Q लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे 3Q देना पड़ेगा, +3Q। अब देखो 3Q में अगर इस चार्ज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा? फिर 2Q। अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल बी वैलिड। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैलिड करना है। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? +2Q। तो ये हो गया -Q। तो यहाँ पे कितना आएगा? +3Q। तो यहाँ इनर सरफेस में -Q, आउटर सरफेस में +3Q। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में फिर उसको क्लियर करेंगे। प्रॉब्लम 3, यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सेल दिया हुआ है ऐसे, ये है A और ये क्या है? B। यहाँ पे चार्ज ले लिए Q, यहाँ पे चार्ज ले लिए -2Q और यहाँ पे चार्ज ले लिए +3Q। अब बताओ कितने सरफेसेस हो गए? 1 2 3 4। चारों सरफेस में चार्जेस कितने कितने अपीयर्ड होंगे?
तो बताओ इसमें कैसे करेंगे। ये हुआ फर्स्ट, यानी इसका एक्चुअल पिक्चर ऐसे ही बनेगा, और ये हुआ सेकेंड, ये ए और ये क्या हुआ बी। देखो शॉर्टकट मेथड बताते हैं, यहाँ भी एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, और नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, इंडक्शन प्रोसेस से भी बना सकते हैं, और गॉसियन सरफेस के मेथड से भी इसको समझ सकते हैं। चलो इसको नाम दे दें GS1, इसको बोलते हैं GS2, गॉसियन सरफेस नंबर 2, गॉसियन सरफेस नंबर 1। व्हाट विल बी द चार्ज इन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टू डिफरेंट सेल्स A एंड B, कितना होगा बताओ। ये अगर प्लस क्यू दिए हैं, सेंटर पे क्या है प्लस क्यू, तो ऑब्वियसली इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या है 0। जब यहाँ पे 0 है तो इसके अंदर में कोई चार्जेस नहीं होनी चाहिए। तो इंडक्शन प्रोसेस से समझेंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू तो क्या देंगे यहाँ पे माइनस क्यू। बट इसके सरफेस में बताओ कितना चार्ज बैठा हुआ है -2q। सो अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पे वैलिड करना पड़ेगा। तो यहाँ -q है तो यहाँ पे कितना आएगा -q मिलकर कितना हो गया 2q। क्लियर है। फिर आप देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर फिर चार्ज क्या होना चाहिए 0, तभी ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इस पॉइंट पे, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये प्लस क्यू तो यहाँ -q, तो यहाँ -q तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा +q। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होके इसके अंदर का चार्ज फिर 0 हो गया। या इंडक्शन ले लें -q तो यहाँ पे क्या होगा +q। अब बताए इस सरफेस में टोटल चार्ज कितना है मेरा +3q। तो अगर +3q है तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा +2q। अब दोनों मिलके फिर क्या बन गया, हो तो गया A के इनर सरफेस में -q, A के आउटर सरफेस में भी -q, B के इनर सरफेस में +q, B के आउटर सरफेस में कितना +2q। क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसके बाद एक होमवर्क देंगे उसको बनाएंगे, और एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे जो अर्थिंग का है, और आज का क्लास यहीं पे हम लोग रोकेंगे। ये होमवर्क है, इसको घर में बनाओगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे अर्थिंग वाला। ये एक सेल है और एक सेल है, ये भी एक सेल है। क्लियर है। ABC, यहाँ पे 4 ले लिया +q, चलो यहाँ भी ले लो +q, यहाँ ले लो 2q, यहाँ ले लो -3q। देखो इसके सरफेस में -3q, यहाँ पे 2q, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q। इसके इनर सरफेस पे आउटर सरफेस पे इनर, आउटर सरफेस पे इनर और आउटर सरफेस, 6 सरफेसेस बना, कितना 6, इसका 2, इसका 2, इसका 2, 6 सरफेसेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। घर बैठ के इसको ट्राई करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे उसको प्रॉब्लम को डालेंगे कि यहाँ पे हमको समझने में दिक्कत होगी, हम नेक्स्ट क्लास इसको फिर से डील करेंगे। ठीक है। चलो और एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप लोग घर में बैठ के बनाते रहें, और कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ताकि हम लोग को पता चले, हम क्लास में उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। देखेंगे आप नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, जे मेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है मेरे पास, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है, A, B और C। A पे चार्ज दे दिया Q और C पे चार्ज दे दिया 2Q। अब B पे चार्ज नहीं है, B को हम क्या कर दिए अर्थ कर दिए। इसे बोलते हैं अर्थिंग। मैंने बताया था अर्थिंग के बारे में, काफ़ी डिटेल से बात किया था क्लास में, उसको देख लेंगे। इसका रेडियस दिया हुआ R, इसका रेडियस दिया हुआ है 2R, और इसका रेडियस दिया हुआ है 3R। यह सेंटर है, यह सिचुएशन। अब कहता है कि A के इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, B के इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, C के इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस में कितने चार्ज डेवलप करेगा। क्लियर है। तो उसको बनाने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखेंगे और उसको हर जगह अप्लाई करेंगे जहाँ भी अर्थिंग वाला प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अगर कंडक्टर को, कोई कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम अर्थ करते हैं, देन पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 0।
उसके पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बट चार्ज नीड नॉट बी 0, चार्ज 0 होना जरूरी नहीं है, पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, 0। कब, इन अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विल बी 0 बट चार्ज नीड नॉट बी 0, चार्ज 0 होना कोई जरूरी नहीं है। आगे हम और डिटेल से बात करेंगे, प्रूव करके बताएंगे कैसे 0 नहीं होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का सिर्फ प्रयोग करेंगे, थोड़ा समय की पाबंदी है, इसको हम लोग जल्दी से फिनिश कर लें। अगर अर्थिंग प्रोसेस में चलें तो उस कंडक्टर का चार्ज हमें पोटेंशियल क्या होगा, 0, बट चार्ज 0 नहीं होगा। कैसे, हाँ वो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि B पे चार्ज को पहले फाइंड आउट कर लें कि B में कितना चार्ज है। इसका पोटेंशियल तो 0 होगा, BB का वैल्यू क्या होगा, 0, इसके अकॉर्डिंग क्योंकि अर्थ किया हुआ है। अब बताओ इस पे चार्ज हम कितना ले लें, Q डैश, क्या ले लिया, Q डैश। इस Q डैश का वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लें। Q डैश का वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर आराम से उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर सकते हैं। तो Q डैश को कैसे निकालोगे, Q डैश निकालने के लिए कहते हैं क्या, VB इज इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस विल बी 0। तो पोटेंशियल निकालते क्या, आपका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हो गया। जो बच्चे पढ़े नहीं हैं वो सिर्फ सुनेंगे, बाद में उसको फिर समझ जाएंगे, और जो बच्चे पढ़े हैं, नीट के बच्चे ध्यान देंगे, वो ऑलरेडी पढ़े होंगे कि पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखेंगे बी का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। बी का पोटेंशियल होगा, ये एक कोई कंडक्टिंग बॉडी है, स्फेरिकल सेल बोल सकते हो, इसका रेडियस r है, और इसके r पॉइंट पे यानी p पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इसका रेडियस दिया हुआ r, और एक बाहर भी निकालना चाहते हैं, तब क्या होगा। अगर ये पोटेंशियल अगर इनसाइड निकालना चाहते हैं, v इनसाइड, और यहाँ चार्ज q है, तो इसका फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई r। और इसके सरफेस पे भी निकालना चाहते हैं, v अगर सरफेस पे निकालना चाहते हैं तो इसका वैल्यू होता है KQ डिवाइडेड बाई r। K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे भी याद कर लें। और बाहर में अगर चले जाएं, P पॉइंट यहाँ ले लें, कितने डिस्टेंस पे, R पे, तो V आउटसाइड अगर निकालना चाहें तो लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r। R का वैल्यू चेंज होगा तो V का वैल्यू चेंज होगा, ये वेरिएबल होता है, ये होता है वेरिएबल, और ये दोनों क्या होता है, कांस्टेंट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसा ये बिहेव करता है, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी सेम, KQ बाई R, KQ बाई R। यहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ अभी दिमाग में रखेंगे, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम पोटेंशियल क्लियर करेंगे। तो अंदर में ये दोनों का वैल्यू जो होता है पोटेंशियल अंदर में, और उसके सरफेस में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। और बाहर चले जाएं तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, चेंज। अब देखो पोटेंशियल बी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए देखो ये इस स्फीयर के चलते यहाँ निकालो, तो इस स्फीयर का क्या हो गया, आउटसाइड। इस सरफेस के लिए, ये चार्ज के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, आउटसाइड। यहाँ मान दे एक पॉइंट पी लेते हैं या बी ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, कोई पॉइंट है, भी पे निकालो। तो ये हो गया के आउटसाइड के लिए, बताओ क्या फॉर्मूला बताएं, KQ बाई R। तो KQ कितना है इसका, Q, R का वैल्यू बताओ, ये R का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2R के इक्वल, प्लस अब इसका अपने सरफेस के चलते भी हो सकता है सरफेस में पोटेंशियल, तो लिखोगे KQ डैश। अब बताओ इसका कितना रेडियस है, 2R, तो लिखेंगे 2R, प्लस अगर हम इस बाहर वाले सरफेस के चलते अगर यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इस सरफेस का इसके अंदर में आ गया ये, तो V इनसाइड निकालना है, तो V इनसाइड के लिए बताओ क्या होता है, चार्ज कितना है 2Q, और इसका बताओ रेडियस कितना है, बाहर वाला का रेडियस कितना है 3R, एंड दिस इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो वो मिल जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो Q डैश का वैल्यू आएगा -7/3 इंटू Q। चेक कर लेंगे, ये वैल्यू आएगा -7/3 इंटू Q। यानी इस सरफेस में हम चार्ज निकाल लिए, पोटेंशियल को 0 करके इस सरफेस पे चार्ज निकाल दिए। बस यहीं तक तुम्हारा कहानी था। इसके बाद तो फिर तुम अपने से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो अब इसका पिक्चर बना। जब उस फॉर्मूला से हमने निकाला Q डैश का वैल्यू, तो फर्स्ट सेल पे तुम्हारा चार्ज है Q, दूसरे पे कितना चार्ज है -7/3Q,
और थर्ड पे चार्ज कितना दिया हुआ है 2q। बस हो गया, ए बी और सी। अब फिर उसी मेथड को अप्लाई कर देंगे जो मेथड हमने पहले पढ़ा। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं कंसेंट्रिक सेल पे। ना देखो कैसे अप्लाई करो। यहाँ पे क्यू चार्ज है तो मैंने बताया था ना कि दो लेयर बनाएंगे। एक लेयर ये सेकंड लेयर बना और एक बना थर्ड लेयर। तो कितने सरफेसेस यहाँ पे दिख रहा है 6 सरफेस। ये ए बी और सी। ए पे चार्ज कितना है क्यू। अब बता अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं। अब यहाँ गॉसियन सरफेस भी अगर बनाएंगे तो अंदर में चार्ज तो जीरो ही होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो बाहर में चार्ज कितना रह जाएगा क्यू। अब क्यू के चलते इंडक्शन प्रोसेस लगा, यहाँ पे इंडक्शन लगाए तो क्या मिलेगा -q। जबकि इस सरफेस में टोटल चार्ज कितना आया है, यहाँ पे कितना आ गया -q। तो इस चार्ज में उस चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दो। -7/3q में क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है -q। तो क्या मिलेगा -7/3q प्लस q। वैल्यू विल बी -7q प्लस 3q डिवाइडेड बाई 3 तो -4q/3। तो यहाँ पे आएगा -4q/3। ये चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों के ऐड करोगे तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड हो रहा है। ये वैल्यू आएगा तुम्हारा। ये दोनों को ऐड कर दो, -q को इसको ऐड करो, देखो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे इंडक्शन है, इंडक्शन प्रोसेस लगाएंगे। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा +4/3q इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे। आउटर इसका टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है 2q और इनर पे कितना आ गया 4/3q। तो 2q में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/3q को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वैल्यू विल बी 6q - 4q/3 आएगा। तो क्या मिला यहाँ से 2q/3। ठीक है 2q/3। ठीक है तो इस सरफेस पे आएगा +2/3q। अब ये दोनों के ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा अगेन 2q। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कॉन्सेंट्रिक सेल। जहाँ तक हो पाए हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को इसमें बिल्डअप कर दिया और इसको घर में जाकर ट्राई करेंगे। अब किसी भी बुक से बनाएंगे प्रॉब्लम को जरूर बनेगा।